Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम आज की शख्सियत में मैं हूं आपका होस्ट मोहब्बत अली और आप देख रहे हैं HNN न्यूज़। हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएं और उनसे हालात, वाक़यात और उनकी ज़िंदगी के हवाले से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आज एक ऐसी शख्सियत जिनका सोशल सेक्टर से उनका ताल्लुक़ है और आप एक इदारे के चेयरमैन हैं, CDF पाकिस्तान कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान के आप जो है वो चेयरमैन हैं। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, आप तालीमदान हैं, मुख्तलिफ उनके जो है स्कूल्स हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन के आप उन स्कूल्स को रन करते हैं और उसके साथ उन्होंने अपने एक ऑफिस के अंदर ही उन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया है जो देखने के काबिल है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो अब्दुल हमीद आरई साहब है। अब्दुल हमीद आरई साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अब्दुल हमीद आरई साहब, आप हमें ये बताएं कि आपने ये सोशल सेक्टर में कदम कब रखा और कैसे ख्याल आया कि दुनिया आजकल सिर्फ अपने लिए जीती है और आपने कोशिश की कि दुनिया के लिए जिया जाए और दुनिया के लिए कोई अच्छा इदारा कायम किया जाए और आपने माशाल्लाह एक अच्छा इदारा कायम किया है। तो इसके पीछे क्या कहानी है, ये हमें ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं HNN की टीम का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी दूर से वो सकरन हमारा इंटरव्यू करने के लिए आए। एजुकेशन में आने का मकसद सिर्फ ये था क्योंकि मैं एक मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब मिस्त्री थे। हमने जो तालीम हासिल की बहुत मुश्किलात से हासिल की क्योंकि गांव में हमारा घर होता था। फिर घर से निकले कराची, हैदराबाद, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तालीम हासिल की। जब रियल लाइफ में आए, अपने इलाके की एजुकेशन देखी और लोगों के हालात देखे तो उस बात ने सोचने पे मजबूर कर दिया कि कोई इस तरह का काम किया जाए जहाँ पे बेपहुँच लोग, जिनके पास तालीम के लिए वसाइल नहीं है, हम अपनी एक NGO बनाएं जिसके ज़रिए वो लोग जो सिर्फ पैसा ना होने की वजह से नहीं पढ़ सकते, हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। इसके लिए हमने 1998 में छोटा सा 5 दोस्तों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया, तालीम का एक छोटा सा इदारा खोला। वो आस्ते आस्ते इदारा चलता हुआ अब हज़ारों की तादाद में हमारे इदारों में बच्चे फ्री ऑफ कास्ट तालीम हासिल कर रहे हैं। ठीक है, आपने एजुकेशन की बात की और आपने कहा कि 98 से जो है वो आप इस इदारे को जो है वो रन कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं इस वक्त तक आपकी स्कूल्स कितने हैं, कितने बच्चे जो है इस वक्त जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं? इस वक्त हमारे पास 5 तालीमी इदारे काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने एडल्ट लिटरेसी के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चलाए हैं, वोमेन के हवाले से प्रोग्राम चलाए हैं,
यूथ डेवलपमेंट के लिए काम किया है। 98 से लेकर अब ये 2022 चल रहा है। मैं समझता हूँ जब आज किसी इदारे में जाता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे अपने इदारे का पढ़ा लिखा नौजवान मिलता है, उसको देख के बहुत खुशी होती है कि हमने जो छोटा सा एक पौधा लगाया था वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कि आपने कहा कि वो बच्चे जो यहाँ आपके इदारे में पढ़ते हैं, आज यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ जगहों पे जॉब्स कर रहे थे, बड़ा एक फ़ख्र की अलामत है, ये अच्छी बात है। आप क्या समझते हैं कि इस सारे सेक्टर में जब आप काम कर रहे थे मुश्किलातें भी दरपेश होंगी, उसको कैसे फेस किया? असल बात यह है, जब कोई काम करना होता है, हम चाहते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो सबसे पहले हमें लोगों की नेगेटिव बातों को नहीं, हम पॉजिटिव दोस्तों के साथ चलें, जो पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं उनको लेके चलेंगे तो हम ज़रूर अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। किसी भी काम को करेंगे लोग ज़रूर रोड़ा अटकाएंगे, मगर आपने उनको उस रास्ते में पड़े हुए पत्थर को उससे उलझना नहीं है, उसको साइड से लेकर जो आपका टारगेट है उसको अचीव करना है। ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जब ये आप काम कर रहे थे तो उस मुश्किलात को आपने फेस किया हो, कोई वो हमें बताएं। देखें, जब हम काम कर रहे होते हैं प्रॉब्लम तो ज़रूर आते हैं, ख़ास तौर पे जब लफ्ज़ एनजीओ का इस्तेमाल होता है और कभी हम इस ऐसी एनजीओ के पास चले जाएं, लोग मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात भी लगाते हैं कि आप गैर मुल्कियों की इमदाद पे चलते हो, उनके लिए काम करते हो, मगर हम एक फ़ख्र से चीज़ कहते हैं कि हमने जितना भी काम किया है सिंध गवर्नमेंट के साथ किया है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ किया है, और ख़ास तौर पे जो हमारे लोकल फिजियोथेरापिस्ट हैं उनकी मदद से किया है। जब हम लोकल फिजियोथेरापिस्ट की बात करते हैं तो हम अपने लोगों के आगे जवाबदेह होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह का काम करें कल को हमें रसवाई ना हो। बिल्कुल, माशाल्लाह आपने एजुकेशन की बात की, सीडीएफ की बात की। आपके ऑफिस में जैसे हमने देखा, आपने इतना खूबसूरत म्यूज़ियम बनाया और इसमें हर तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। इसका कॉन्सेप्ट आपको कैसे आया और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपने रखी हुई हैं म्यूज़ियम? हम जब कोई भी काम करते हैं तो उसका एक प्लान बनाते हैं, प्रपोजल बनाते हैं। जब हम एजुकेशन पे हमने काम शुरू किया, हम मुफ्त में तालीम देने की बात कर रहे थे, तो हमने सिंध गवर्नमेंट से एक बातें की कि हम अपने अपने इलाकों में इस किस्म की काम करना चाहते हैं। वो हमने काम जब स्टार्ट किया, जब हमने कम्युनिटी बेसिस पे गए, फॉर एग्जांपल सिंधी की क्लास 1 की आप किताब उठाएंगे, 2 की किताब उठाएंगे, तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा 1 पैसो, 2 पैसो, 5 पैसो, 10 पैसे या 25 पैसे। मगर हम जब रियल लाइफ में आए तो किसी के पास ना 1 पैसा होता था, ना 2 पैसे होते थे। प्रैक्टिकली जब टीचर बच्चे को बताना चाहती थी कि ये 1 पैसा किस तरह का होता है, 2 पैसे किस किस्म के होते हैं, तो हमारे जो दोस्त मेरे साथ काम करते हैं वॉलंटियर, हमने बैठ कर डिसीजन किया क्यों ना हम इस तरह का एक म्यूज़ियम बनाएं जिसमें हम पाकिस्तान के जितने भी कॉइन्स, पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद आज तक 2022 तक, हमने फिर मुख्तलिफ दोस्तों से रिक्वेस्ट की। जब हमने 2005 में ये काम शुरू किया, वक्ती तौर पे तो बहुत परेशानी हुई, मगर आज हमारे म्यूज़ियम में 1 पैसा जब से आया है और जब एंड हुआ हमारे पास मौजूद है, चाहे 2 पैसे हों, 5 पैसे हों, 10 पैसे हों। फिर हमने उसी म्यूज़ियम के कैंपस बनाए अपने स्कूलों में। एक मिसाल, जहाँ पे क्लास 1 चल रही है वहाँ पे हमने चीज़ें अवेलेबल कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कायदे आज़म के कैप की, कायदे आज़म के कोट की, बात करते हैं इस्त्री की। जब हमने ये चीज़ें शुरू की तो हमें पता लगना शुरू किया कि हमारे पास जो आज एक लाइट की इस्त्री चल रही है, हमारे बड़े किस तरह वो कोयले की इस्त्री इस्तेमाल करते थे। सुरमा आजकल बच्चे नहीं डालते, पर सुरमेदानी कैसे होती थी, सिक्के, पैसे और ये चीज़ें। अब 2005 से लेकर 17 साल का अरसा हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100 से ज़्यादा मुल्कों के सिक्के, 100 से ज़्यादा मुल्कों के नोट। इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं जिसकी करेंसी आपके पास है? हम समझते हैं 1-2 मुल्क जिनका पाकिस्तान के साथ बैंड है, उनके सिवा हमारे पास सिक्के तो कम से कम 175 मुल्कों के मौजूद हैं। पोस्ट ऑफिस के जो टिकट हैं हमारे पास 212 मुल्कों के मौजूद हैं। इस तरह के मुल्कों के भी हमारे पास पोस्ट ऑफिस टिकट्स हैं जो इस वक्त दुनिया पे मुल्क नहीं हैं। इस तरह के नोट और सिक्के भी हमारे पास मौजूद हैं जो इस वक्त मुल्क ख़त्म हो चुके हैं या आपस में मर्ज हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल देता हूँ, हमारे पास पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश के दौर में 1876 में जो सिक्का इस्तेमाल होता था, 1 रुपये का क्वार्टर, वो भी अवेलेबल है। अगर सऊदी अरब के पुराने नाम पे जाएंगे तो 200 साल पुराना सिक्का है, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और ख़ास तौर पे मैं एक बात बताऊँ, इस तरह के सिक्के, इस तरह के नोट जो आम मार्केट में नहीं बिकते, फॉर एग्ज़ाम्पल
1997 में पाकिस्तान को बने 50 साल मुकम्मल हुए, हुकूमत पाकिस्तान ने 5 रुपये का नोट निकाला। इसी तरह एनडी यूनिवर्सिटी ने को 75 साल कंप्लीट हुए, उन्होंने 100 रुपये का सिक्का निकाला, हमारे पास पड़ा है। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अब्दुल सत्तार एदी साहब, यहाँ पाकिस्तान में इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई, मुख्तलिफ मतलब जैसे गुरु नानक का सिक्का आया, इस तरह के हमारे पास मुख्तलिफ नमूनों के सिक्के मौजूद हैं जो हमारे लिए एक मॉडल होते हैं। जब बच्चों को कोई सबक पढ़ा रहे होते हैं, उस सिक्के की मदद से हम गूगल पे जाकर वो बच्चों को बताते हैं, देखें गवर्नमेंट ने उनको कितना अप्रिशिएट किया है। आप लोगों के पास भी ये मौका है आगे निकलने के लिए। आप क्या समझते हैं कि जब ये म्यूज़ियम के लिए आप चीज़ें इकट्ठे कर रहे थे, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी मुश्किलातें आपको दरपेश आईं, लोगों ने आपको सपोर्ट किया, या इस तरह इस हवाले से थोड़ा सा? एक बात मैं बताऊं, हाँ, फॉर एग्जांपल हम यूके की बात करते हैं, जो 2021 का उनका 20 पाउंड का नोट है हमारे पास अवेलेबल है। अगर सऊदी अरब ने जो प्लास्टिक करेंसी निकाली है वो हमारे पास अवेलेबल है। जब हमने काम शुरू किया था, लोगों को उसकी अहमियत बताना शुरू की। अब जबकि हमारे पास, मैं आपको एक हैरानकुन बात बताऊंगा कि हमारे पास ऐसे सिक्के मौजूद हैं जो 5-5, 10-10 किलो हो चुके हैं। पुराने नोट हमारे पास हज़ारों के हिसाब से इकट्ठे हो चुके हैं। जब जज्बा होता है ना, लोग आपके काम को देखते हैं, फिर आपको ढूंढते हैं। जिनके घरों पे चीज़ पड़ी होती है ना, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से किसी ऐसे इदारे को दे दें, वो पहुंच जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी हमें रिसेंटली आज एक साइकिल मिली है, फजलुद्दीन मुगल पठान, उन्होंने ये साइकिल 1952 में ख़रीद की। उसके बेटे हारून मुगल पठान ने वो साइकिल ख़ास तौर पे कमरे में साफ़ करके रखी हुई। उसने कहा कि हमारे वालिद ने इस साइकिल पे मेहनत करके हमें कारोबार में लेके आए। सकरन की एक बेहतरीन पार्टी है, उनके पोते भी माशाल्लाह जवान हैं। उन्होंने बोला ये आपके म्यूज़ियम में रखेंगे। लोग चाहते हैं जिनके पास चीज़ें मौजूद हैं, हम ऐसे इदारों पे, सिर्फ बात है एतमाद की। जब हम अच्छा काम करेंगे, लोग हमें चीज़ देंगे। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सकरन जैसे एक छोटे से शहर में आप इतनी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये प्रोमोशन के हवाले से आपने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया कि लोगों को पता चले कि वो म्यूज़ियम आके देखें, आपको भी सपोर्ट करें, या इन चीज़ों से वो फ़ायदा उठाएं, या इस हवाले से कोई आपकी प्रोमोशन, या आपने इस हवाले से कोई काम किया हो? मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था, हो सकता है शुरुआती जो 1 महीना था हमारे लिए मुश्किल हो, मगर प्रोमोशन इस तरह होता है कि जब हम किसी से चीज़ ले रहे होते हैं, हमारे म्यूज़ियम की जो ख़ास तौर पे चीज़ है, जो आदमी हमें जो चीज़ देता है उसके नाम से रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के पास 60 साल पुराना पासपोर्ट है, वो आके हमें डोनेट करता है कि ये मेरे दादा की मिल्कियत है, तो हम उनके नाम से चीज़ रखते हैं। अगर जिस आदमी ने जो भी चीज़ दी है, चाहे 1 रुपये का नोट हो या चाहे 10 रुपये का नोट हो, कोई भी चीज़ हो, उनके नाम से रखी जाती है। ये चीज़ हमें मिस्टर मोहब्बत अली मंगरू साहब ने इस डेट को गिफ्ट की है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है बाकायदा। मैं समझता हूँ जिस तरह का काम हम अपने इलाके में कर रहे हैं, हमारे इस काम को देख के सिंध और पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को भी चाहिए जो ख़ास तौर पे तालीम में काम कर रहे हैं, इन चीज़ों को अपने इलाकों में स्टार्ट करें। हम अपने कल्चर को किसी तरह से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जो हमारे बड़े चीज़ें इस्तेमाल करते थे, एक दिन वो चीज़ें दोबारा स्टार्ट लेनी है। एक एग्जांपल देते हैं लालटेन की। लालटेन की हमारे पास 12 इस वक्त लालटेनें मुख्तलिफ डिज़ाइन में मौजूद हैं। सही, बहुत अच्छा कि आपने म्यूज़ियम के हवाले से बताया। आप माशाल्लाह यूथ पे भी बड़ा आपका अच्छा काम है। आप क्या समझते हैं कि आजकल की यूथ को जो है वो किस तरफ जाना चाहिए, और उसकी किस तरह से आपका इदारा रहनुमाई कर रहा है, या कर रहे हो आप उसके हवाले से? हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है अपने इलाके में। बच्चों की तालीम पे तो हर कोई काम कर रहा होता है। हम चाहते हैं कि जिस तरह हम यूथ की कैरियर काउंसलिंग करते हैं, आजकल हम चाहते हैं पेरेंट्स से हमारी मीटिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वालिदैन अपने बच्चों की तालीम में, तरबियत में किरदार अदा नहीं करेंगे, कभी भी हमारा नौजवान आगे नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ आज के नौजवान को मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वालिदैन के साथ ज़रूर बैठें, उनको देखें उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है। ख़ास तौर पे आजकल जिस तरह फेसबुक, यूट्यूब, बाकी चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है, हमने उनको पॉजिटिव लेना है। मगर ख़ास तौर पर हम यूथ को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे नए प्रोग्राम हैं, हमने नया प्रोग्राम 2022 में स्टार्ट किया है, हम एक एक पेरेंट से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि बच्चे की तालीम में वालिद और वालदा का किरदार क्या है। ज़बरदस्त। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो ये आपको कैसे ख्याल आया कि भाई मैं लोगों को मोटिवेट करूं, और आप अपने जो है लाइफ के अंदर इस चीज़ की तरफ आए हो, तो इसकी क्या ख़ास वजह है? अच्छा देखिए, हम जब भी किसी की बात सुन रहे होते हैं,
میں نے نوٹ کیا کہ اگر ایک آدمی بات کر رہا ہے، ایک آدمی اس کو پازیٹیو لیتا ہے، لوگ وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے سوچا میں کوئی ایسی چیز کروں جو ہم اپنی کچہریوں میں تو ڈسکس کرتے ہیں، مگر روزانہ کی بنیاد پر ایک ایسا میسیج دوں جو ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے وہ چیزیں کام دیں۔ میں ڈیلی بیسس پہ کوشش کرتا ہوں، میرے پاس جو لائبریری بنی ہوئی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ وہاں سے اچھی اچھی باتیں پڑھ کر اپنے لوگوں تک پہنچاؤں۔ میری کسی ایک بات سے اگر دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی کا کوئی پرابلم ہے، کوئی بچہ تعلیم میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، خاص طور پہ جس طرح عید کے موقع ہوتے ہیں، کسی کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے، مگر ہم اس اپنے میسیج کے ذریعے ان نوجوانوں کو باپ کی اہمیت سمجھائیں کہ آپ کا والد آج یہ اگر چیز نہیں لے کے دے سک رہا، اس کے پیچھے مجبوری ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے میسیجز کے ذریعے لوگوں میں ایک محبت والا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ آپ کا ادارہ ایجوکیشن میں بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور آپ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن حکومت سندھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ACF کے ساتھ کام کرنا آپ کو کیسے لگا اس کے والے سے؟ میں سمجھتا ہوں ہم سندھ میں رہنے والے بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ ایک بہترین ادارہ، جس ادارے کے ساتھ میں 2002 سے کام کر رہا ہوں، اب 2022 ہو گئے ہیں، 20 سال میں جب ہم نے ایک پروگرام اسٹارٹ کیا تو ہوم اسکول پروگرام کے نام سے، میں آج بھی انیتا غلام علی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس لیڈی نے جو سندھ کے ریموٹ ایریاز میں تعلیم کے لیے کام کیا، ہوم اسکول پروگرام میں بچے عام اسکولوں کی طرح بیٹھتے تھے، مگر ACF نے اپنے اس پیریڈ سے لے کر آج تک ہمیں اس لیول پہ لے کے آ گئے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ہمارے سکرن اسکول کو وزٹ کریں گے، سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور حکومت سندھ کی مہربانیوں سے، اور خاص طور پہ اس کی ٹیم، سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جو ٹیم ہے، جو ان کے ٹریننگس ہیں، جس طرح کے ٹیچروں کو ٹرین کرتے ہیں، پیرنٹ سے PTM کرتے ہیں، اور ہمیں 1 سال کا پلان دیتے ہیں، اور سب سے جو مسئلہ بڑا ہوتا ہے فنانس کا، ٹائملی وہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، انہیں کی بدولت ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے کوئی آپ ان کو ایڈوائس دینا چاہیں کہ اپنے پروگرامز کے حوالے سے، یا کوئی ایسی کوئی چیز؟ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سندھ گورنمنٹ کی ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے، بہترین کام کر رہی ہے۔ ان کو ریکویسٹ یہی کریں گے کہ سندھ کے وہ علاقے جن تک وہ اب تک نہیں پہنچ سکے، کسی طریقے سے سندھ کا کوئی ایک بچہ بھی تعلیم سے محروم نہ رہے، یہ بہت اچھا ہوگا۔ صحیح، مہربانی عبدالحمید ارائیں صاحب۔ یہ تھے عبدالحمید ارائیں صاحب، جنہوں نے اپنے ادارے کے حوالے سے، انہوں نے جو ایک میوزیم قائم کیا اس کے حوالے سے، اور انہوں نے جو نوجوان نسل ہے ان کو اچھا میسیج دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے فیوچر کو سیکور کریں اور کوشش کریں کہ وہ اس نوجوانی کے اس زمانے میں وہ ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں۔ تو اپنے ہوسٹ محبت علی کو اجازت دیجیے، کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔